गुड नॉन टू ऑल ऑफ यू बेटा। हम अभी तक बेसिक टर्म्स में लगभग 10 या 11 टर्म्स कर चुके हैं बेटा। सारी की सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर। राहुल सर एक बार फैन ऑफ करना। सारी की सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है अपनी जगह बेटा। ये सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से आनी जरूरी है। आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने भी वीडियो लेक्चर्स के जरिए आपको टॉपिक कराया होगा, बट आप ये मत समझना कि आपको टॉपिक अच्छे से आ चुका होगा। आप जब भी सीखेंगे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे बेटा। आई मीन टू से आप जब भी अपने किसी टीचर को सुनेंगे तो एक नया पॉइंट निकलकर सामने आएगा। तो आप अच्छे से सुने, एक एक्साइटमेंट के साथ सुने और सीखने के नजरिए से सुने। स्पेसिफिकली बेटा एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, आप अपना फीडबैक जरूर दें आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। जैसा ही आप मेरा वीडियो लेक्चर सुनते हैं आप अपने फीडबैक मुझे दीजिए। सच एज आपको वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही, आपको वीडियो सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, बोर्ड पे लिखा हुआ दिखता है नहीं दिखता, आपको मेरी प्रेजेंटेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही हो, आपको मेरे कंटेंट से कोई दिक्कत हो, यू मस्ट टेल मी अबाउट ऑल दीज थिंग्स so that I can bring some improvement in my next lecture and that will be very beneficial for all of you बेटा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं। और बेटा अपनी नोटबुक मेंटेन करें, उस पर रेगुलर चीजों को लिखते जाएं। जो नोट्स आप अपने खुद बनाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे मुझे सुनने के बाद, वो आपके लिए पूरे साल काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। चीजों को क्रैम नहीं करना, चीजों को समझना है, सर के पढ़ाने के ढंग को अच्छे से देखना है कि आपको कोई दिक्कत ना लगे। हाँ जी बेटा, आज हम जो शब्द करने जा रहे हैं वो सारे बेटा ऐसे शब्द हैं जो प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंसेस से कनेक्टेड हैं। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिए। रिवेन्यू का मतलब मैं कहूंगा बेटा इनफ्लो ऑफ कैश इन बिजनेस, इनफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम रेगुलर सोर्सेज ऑफ इनकम। व्यापार में पैसों का आना कहां से आना? रेगुलर सोर्सेज से, जहां से लगातार इनकम जनरेट होती है। वैसे रिवेन्यू का जनरल मतलब सेल से भी हो जाता है बेटा। तो रिवेन्यू का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। बच्चों को लगेगा सर ये तो कल ही पढ़ाया था आपने, रिसीट्स में भूल गए हो क्या, दोबारा पढ़ा रहे हो? नहीं बेटा, चीज वही है, लेकिन जो वहां पे रिवेन्यू रिसीट्स थी ये उसी रिवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं। रिवेन्यू रिसीट्स इज ऑल्सो नॉन एज रिवेन्यू। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। बिल्कुल वही रिवेन्यू रिसीट्स है बेटा। आपको लग रहा होगा ये तो पढ़ा है, इसलिए मैंने ज्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं दिया क्योंकि कल मैं समझा चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। सिंपल सी बात है बेटा, सारी की सारी। बट एक चीज हो, ऑन रेगुलर बेसिस मैं यहां ऐड कर देता हूं कि जो सारा काम चल रहा है वो रेगुलर बेसिस पर चले, लगातार हमें ये इनकम्स मिले बेटा। अब बात करेंगे आज की अपनी अगली टर्म की, दैट इज एक्सपेंसेस। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पुट किया था मेरे फर्स्ट लेक्चर के बाद ही। उसने कहा सर आप मुझे बस एक चीज क्लियर कर दीजिए, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस का डिफरेंस क्या है बेटा? जैसे रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू को मैंने सेम बताया, वैसे ही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस का सेम मतलब है बेटा। दोबारा फिर सुन लीजिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉन एज एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंडिचर का ही एक पार्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एसेट्स कह देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंसेस कह देते हैं। यानी एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? इट इज कॉस्ट इनकर्ड
इनकर्ड का मतलब होता है होना, भाई खर्चा हुआ, कहां हुआ, फॉर जनरेटिंग रिवेन्यू, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए किसने किया, बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बाय अ बिजनेस यूनिट। भाई हमारा खर्चा हो रहा है, क्यों खर्चा हो रहा है, रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, माल को बेचने के लिए। कौन कर रहा है, एक बिजनेस यूनिट। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट, और फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू में कमी होना इन फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन। एक नया शब्द है बेटा, मैंने जान के एक ऐसा एग्जांपल लिखा ताकि मैं आपको डेप्रीसिएशन का मीनिंग बताऊं। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है, डेप्रीसिएशन का मतलब है एसेट्स की कीमत में होने वाली कमी। जब आप किसी भी एसेट्स को लगातार यूज करते हैं, या मैं कहूं यूज नहीं भी करते हैं, तो भी डे बाय डे उस एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है, और एसेट्स की वैल्यू में होने वाली कमी डेप्रीसिएशन कहलाती है। यानी मैं इसे अलग से डिफाइन कर देता हूं, आप देखना, दिस इज डेप्रीसिएशन। राहुल सर चेक करना वर्ड्स ना घटे। फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बल्कि मुझे कहना चाहिए परमानेंट फॉल, क्योंकि एक बार एसेट्स की वैल्यू अगर गिरेगी तो बढ़ती नहीं है बेटा, लगातार गिरती चली आती है। एसेट्स की कीमत में होने वाली कमी डेप्रीसिएशन कहलाती है, और ये हमारे अकाउंटेंसी में बार बार यूज होने वाला शब्द है। तो डेप्रीसिएशन भी हमारा एक्सपेंसेस है। तो पूरे साल हम अपनी मशीनों को यूज कर रहे हैं माल बनाने के लिए, तो मशीनों की कीमत लगातार कम हो रही है। अब जो मशीन की कीमत कम हो रही है वो भी हमारी कॉस्ट है, वो भी हमारा एक्सपेंस है बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल लिया, ये दूसरा लिया, तीसरा और बैड डेट्स। बच्चा कहता सर ये क्यों कंफ्यूज कर रहे हो नए नए शब्द बताकर। अरे इंटरेस्टिंग शब्द है बेटा। बैड डेट्स का मतलब बताता हूं मैं आपको। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब होता है डूबा हुआ पैसा। अब डूबे हुए पैसे का नहीं होता ना गंगा नदी में जाके डूब जाएगा कोई। डूबे हुए पैसे का मतलब है आपने किसी से पैसे लेने हैं और वो बेशर्म निकला, उसने आपके पैसे देने से मना कर दिया। मान लीजिए मैंने किसी राहुल से 1000 रुपया लेना है और राहुल से मैंने पैसे मांगे, कौन से पैसे, मुझे उल्टा धमकाने लगा। मैं अभी हाथ जोड़ के वहां से वापस आ गया और मैंने राहुल के अकाउंट पे क्रॉस लगा दिया ये सोचकर कि ये मेरा पैसा डूब गया। तो जब आपके डेटर्स पैसे देने से मना कर दे या कोई और प्रॉब्लम, किसी डेटर्स की डेथ हो जाए या किसी और रीजन से आपके जो पैसे आने थे वो ना आ पाए, ऐसे नुकसान को बैड डेट्स कहते हैं। तो बैड डेट्स भी हमारी एक्सपेंसेस का एक पार्ट है बेटा। ये वो बातें हैं जो कई टीचर्स मिस कर जाते हैं बताना इन टॉपिक्स में, ये सोचकर कि अभी बच्चों को समझ नहीं आएगा। मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है, मुझे अपने बच्चों की कैपेबिलिटी पे पूरा विश्वास है कि दे विल रिसीव ईच एंड एवरीथिंग, अगर मैं उन्हें पढ़ाऊंगा तो बेटा ये मैंने नए शब्द आपको बताए, डेप्रीसिएशन और बैड डेट्स। डेप्रीसिएशन का मतलब एसेट्स की कीमतों में होने वाली कमी, चाहे वो किसी भी कारण से हो, एसेट्स का एक्सीडेंट हो जाए, एसेट्स को आग लग जाए या हम उसे लगातार यूज कर रहे हैं। और दूसरा बेटा बैड डेट्स, आपने किसी मान लीजिए अपने फ्रेंड को 100 रुपए उधारे दिए और फ्रेंड आपको 100 रुपए वापस नहीं दे रहा, तो आपका पैसा डूब गया बेटा, उससे आप बैड डेट्स कह सकते हैं। तो मैंने अभी तक 2 शब्द आपको डिफाइन किए हैं, रिवेन्यू और एक्सपेंस। अब हम चलेंगे अपने अगले शब्द की ओर, दैट इज इनकम। आप इसे यहां तक नोट कर लीजिए बेटा। पहले 2 शब्दों को समझने के बाद आज का हमारा तीसरा शब्द है इनकम या प्रॉफिट। दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, साइनोनियम्स है, इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा समझाया बेटा।
आराम से समझना, इंपॉर्टेंट शब्द है। इनकम का मतलब है बेटा सरप्लस ऑफ रिवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, यानी जब हमारा रिवेन्यू हमारे एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है इज कॉल्ड इनकम और प्रॉफिट। आप उसे इनकम कह लीजिए, आप उसे प्रॉफिट कह लीजिए। फॉर एग्जाम्पल गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख सोल्ड for ₹7 lakh, then income is equal to revenue minus expenses। 7 लाख रुपए का रिवेन्यू है, 5 लाख रुपए का हमारा खर्चा है, हमारी इनकम हुई बेटा 2 लाख रुपए। अब बेटे मैं बात करूंगा टाइप ऑफ प्रॉफिट्स की, टाइप ऑफ इनकम्स की। प्रॉफिट्स हमारे पास 2 होते हैं स्टूडेंट, जिसमें से एक है बेटा ग्रोस प्रॉफिट और दूसरा है स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट्स। बात करें ग्रॉस प्रॉफिट की, इसका मतलब क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज। मैंने बोर्ड पे ग्रोस प्रॉफिट का मतलब समझाया है। ग्रोस का मतलब टोटल प्रॉफिट, कि मोटे तौर पे एक कंपनी को या एक बिजनेस यूनिट को क्या प्रॉफिट हुआ। आपके सामने बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, जब आप सेल में से खरीदे गए माल की लागत घटा देते हो, जैसे मैंने यहां एग्जांपल लिया 5 लाख का माल मैंने 7 लाख का बेचा, ये 2 लाख का प्रॉफिट मेरे लिए ग्रोस प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने केवल खरीदे गए माल की लागत पर ध्यान दिया, खरीदे गए माल की कॉस्ट पर ध्यान दिया। फिर मैंने बोला इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज। वो जो माल हमने खरीदा है, मान लीजिए 5 लाख का माल मैंने दिल्ली से मंगवाया था। अब दिल्ली से माल मैं अपने कंधे पे तो रख के लाया नहीं होगा बेटा, उस पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा होगा। मान लीजिए 10,000 रुपए ट्रांसपोर्ट के खर्च हो गए, तो वो खर्चे भी परचेज से रिलेटेड है बेटा। तो ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, यानी जब आप सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड, खरीदे गए माल की कॉस्ट प्लस में उस पर जो आपका खर्चा आया है उसे घटाते हो तो ग्रोस प्रॉफिट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक दुकानदार सब्जी मंडी से 10,000 रुपए की सब्जी लेकर चला। अब 10,000 की सब्जी मंडी से अपनी दुकान पर लाने के लिए उसने 500 रुपए ऑटो वाले को किराया दिया। जब वो वहां पहुंचा सब्जी लेकर, तो सब्जी की कॉस्ट 10,500 रुपए पड़ चुकी थी। 10,000 की सब्जी ली गई, 500 रुपए उस पर खर्चा आया बेटा। तो सारे के सारे जब सेल में से वो खर्चे घटेंगे जो माल की कॉस्ट से संबंधित है या जो माल खरीदने से संबंधित है, तब बेटा ग्रोस प्रॉफिट निकलता है। अब बेटे इसके अलावा बात आती है नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट का मतलब है जब सेल में से ऑल एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। ऑल कौन से? रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, चाहे वो माल खरीदने से संबंधित हो, चाहे वो माल बेचने से संबंधित हो, चाहे वो ऑफिस के खर्चे हों, कोई भी खर्चा हो बेटा, कोई भी। जब आप छोटे से छोटा खर्चा भी घटा लेते हो तब डिफरेंस बच जाता है नेट प्रॉफिट। 1% चांस है कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो। मैं फिर आपको आइडिया देता हूं बेटा। खर्चे 3 प्रकार के होते हैं।
पहला होता है माल खरीदने से संबंधित खर्चा या माल को बनाने से संबंधित खर्चा। आपकी फैक्ट्री है तो माल को बनाने से संबंधित खर्चे, और आपका अगर मान लो ट्रेडिंग का काम है तो माल को खरीदने से संबंधित खर्चे। ऐसे खर्चे को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी जब सेल में से क्या क्या लेस हो जाए, मैं इसी चीज को दोबारा डिफाइन करता हूं। जब सेल में से आपका परचेज का मतलब खरीदा हुआ माल, जो माल आप खरीद कर लाए थे, माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स, वो सारे खर्चे जिसका कनेक्शन माल खरीदने के साथ है, उन सारे खर्चों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। यानी सेल में से खरीदे गए माल की कॉस्ट माइनस जो खर्चे उस माल को खरीदने से संबंधित है, इनको लेस करोगे तो डिफरेंस क्या कहलाएगा? ग्रोस प्रॉफिट बेटे। और दूसरे खर्चे होते हैं, ये तो थे माल खरीदने से संबंधित खर्चे। दो खर्चे और होते हैं जिसमें से एक होता है ऑफिस एक्सपेंस और एक होता है सेलिंग एक्सपेंस। माल बनकर तैयार है तो ऑफिस में खाते बनेंगे, ऑफिस में रिकॉर्ड किया जाएगा, ऑफिस में बैठकर कस्टमर के ऑर्डर्स लिए जाएंगे, तो वो है ऑफिस के खर्चे। फिर माल को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट की जाएगी, माल की पैकिंग की जाएगी, डोर टू डोर सेलिंग की जाएगी, उससे कहते हैं सेलिंग के खर्चे। अब बेटा जो सेलिंग के खर्चे हैं या ऑफिस के खर्चे हैं, इन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी जब सेल में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ साथ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी घटा दिया जाए तो हमारे पास बचता है क्या बेटा? नेट प्रॉफिट। तो मैं इसे थोड़ा और आगे डिफाइन करता हूं। और सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट से पहले लिख लेते हैं परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, राहुल सर चेक करना दिख रहा है ये, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब सेल में से खरीदे गए माल की कॉस्ट, उसका डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों घटा लोगे तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा। तो मैं आपको फिर यही समझा रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब समझ लोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्लियर हो जाएगा। ये मेरे आज के टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, क्योंकि जनरली बच्चे को फर्स्ट टाइम इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है। लेकिन मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल ऑफ यू आर सो गुड स्टूडेंट्स दैट वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन योर एबिलिटी कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। आप बड़ी आसानी से समझेंगे, मैं जानता हूं, फिर भी मैंने कोशिश की है आपको बताने की। ना आए पॉज करके दोबारा सुने, नहीं तो मुझे कॉल करके इमीडिएट पूछें। तो ये मैंने बोर्ड पे प्रॉफिट को डिफाइन किया, इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए बेटा। बच्चे प्रॉफिट टर्म कर लेने के बाद अब हम करेंगे गेन्स के बारे में। कुछ लोगों को एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि प्रॉफिट और गेन्स बोथ आर सेम। नहीं बेटा, अकाउंटिंग में प्रॉफिट और गेन्स दोनों अलग होते हैं। मैं आपसे गेन्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। गेन्स बेटा, इट अराइजेस और इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट। लिखूंगा, आपको समझ आएगा। इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट। कहां से अराइजिंग होता है? अराइजिंग फ्रॉम नॉन रिपीटिंग ट्रांजैक्शंस। नॉन रिपीटिंग ट्रांजैक्शंस which are incidental to business। मैंने गेन को डिफाइन किया है बेटा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स।
एसेट्स बेचकर जो प्रॉफिट होगा उसे प्रॉफिट नहीं, गेन कहा जाएगा। दूसरी ओर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, आपको ये समझ आएगा। गुड्स बेचना रोज का काम है, रोज के काम से जो राइज होगा प्रॉफिट है। एसेट्स बेचना रोज का काम नहीं है, उसको बेचकर जो मिलेगा गेन है। मैंने गेन के बारे में बताया। गेन हमें ऐसी ट्रांजैक्शन से मिलता है विच आर इरेगुलर, विच आर नॉट रेगुलर, विच आर नॉन रिपीटिंग। तो गेन भी एक मॉनेटरी रिलेटेड टू मनी, पैसों से संबंधित फायदा है। नॉन रिपीटिंग ट्रांजैक्शंस, ऐसी ट्रांजैक्शन से आ रहा है जो कि नॉन रिपीटिंग नहीं है, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगा इंपॉर्टेंट, इंसिडेंटल वाज जस्ट लाइक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैपनिंग एज एन इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस। तो एक पैसों से संबंधित फायदा नॉन रिपीटिंग लेन देन से आ रहा है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट लेन देन है। तो एसेट्स को बेचना इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन एसेट्स बेचकर कमाना इज नॉट प्रॉफिट, इज गेन। दूसरी ओर गुड्स बेचकर कमाना इज प्रॉफिट, नॉट गेन। उम्मीद करता हूं गेन अब आपको समझ आ गया होगा। यानी प्रॉफिट होता है रेगुलर ट्रांजैक्शन से होने वाला फायदा, जो लगातार ट्रांजैक्शंस हो रही हैं जिन्हें करना एक बिजनेसमैन का काम है, और गेन होता है जो इरेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं उनकी वजह से होने वाला फायदा। इज इट ओके बेटा? अब हम करेंगे लॉसेस के बारे में कि लॉसेस क्या है। अब बिजनेस है बेटा, सम टाइम गेन्स सम टाइम लॉस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, कुछ अलग नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। तो बात करनी है लॉसेस को लेकर। ये प्रॉफिट के साथ ही कनेक्ट कर देनी चाहिए थी मुझे, बट मैं इसे थोड़ा अलग लेकर आया। व्हेन expenses are more than revenue, जब हमारे खर्चे हमारी रिवेन्यू से ज्यादा होते हैं उसे लॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स कॉस्टिंग ₹5 lakh sold for ₹4,50,000। देन बेटा सेल कम है, खर्चा ज्यादा है, देयर विल लॉस। होता तो फॉर्मूला ये है वैसे, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, बट लॉस की सिचुएशन में हम ये भी कर सकते हैं एक्सपेंसेस माइनस रिवेन्यू। 5 लाख माइनस 4.5 लाख, 50,000 का लॉस है। अब बच्चा कहेगा सर ऐसा कोई क्यों करेगा? सम टाइम बिजनेस में ऐसा करना ही पड़ता है। मान लीजिए गुड्स पुराने हो रहे हैं, मान लीजिए जो आपका माल है थोड़ा आउट ऑफ फैशन हो रहा है, या उसमें कुछ डिफेक्ट आ चुका है, तो हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन लॉस का एक मीनिंग और भी है, इट हैज वन मोर मीनिंग। कैसे? एनी एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी विच डू नॉट प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू द बिजनेस। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका हमें कोई फायदा ही नहीं हो सकता इज ऑल्सो नॉन एज लॉस। अच्छा कहता है सर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है? बेटे लॉस बाय फायर, गोडाउन में आग लग जाए तो वो भी तो लॉस है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए वो भी तो लॉस है बेटा। और आजकल जो कोरोना से हो रहा है वो भी तो लॉस है बेटे। लॉसेस फर्दर 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। कुछ थोड़ा हट के बता रहा हूं। लॉसेस के टाइप 2 तरह के बेटे, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। राहुल सर वर्ड कट तो नहीं देखना बेटा एक बार। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स,
ऐसा लॉस जो हमारी या गुड्स की नेचर के कारण होता है। एबनॉर्मल लॉस ड्यू टू केयरलेसनेस। मैंने कहा दो तरह के लॉस हैं, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस जिसे आप रोक नहीं सकते, जो होंगे ही होंगे क्योंकि उन गुड्स का नेचर ऐसा है। सोच के देखिए, हम सब्जी मंडी से मान लीजिए एक 30 किलो टमाटर की क्रेट ले आते हैं। बेटा कितनी ही कोशिश कर लेना, उसमें से 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम खराब निकलेंगे ही निकलेंगे। गुड्स का नेचर है बेटा। आप मान लीजिए शाम को सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आते हैं, सारा दिन सब्जी वाले इतना पानी डाल देते हैं सब्जी पर कि वो हैवी हो जाती हैं। जब आपने तुलवाया तो वेट आपको उन्होंने पूरा दे दिया 1 kg। जब आपने सुबह उस सब्जी को देखा तो पानी सूख चुका होगा, वो 1 kg वाली सब्जी 900 ग्राम या 800 ग्राम रह चुकी होगी। और ऐसा केवल आपके साथ नहीं हो रहा, सभी के साथ हो रहा है। तो जो लॉसेस सबके साथ हो रहे हैं, दैट इज नॉर्मल लॉस। स्कूल में टीचर चौक से काम करता है, बोर्ड पे चौक से काम करता हुआ वो जो टीचर है तो उसका डस्ट है या चूना है गिरता रहता है, चौक टूट के गिरता रहता है। अब चौक से लिखोगे तो चौक टूटेगा ही बेटा, नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर मान लीजिए टीचर तोड़ तोड़ के बच्चों को ऐसे मार रहा है, एबनॉर्मल लॉस। जो आपकी लापरवाही से हो वो एबनॉर्मल लॉस, जो गुड्स की नेचर के कारण हो नॉर्मल लॉस। अब रात को दरवाजे खुले रख के सो जाओ तो बेटा चोर तो घर में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपने उनको इनविटेशन दिया है घर में आने का। मान लीजिए आप सीमेंट के बैग लेकर आए हैं। अब सीमेंट के बारे में सबको पता है, पानी लगेगा तो खराब हो जाएगा। सीमेंट के बैग आए, आपने लापरवाही दिखाकर बाहर रख दिए। अब इंद्र देवता प्रसन्न हुए और बारिश आई, उनको पानी लगा, सीमेंट पत्थर हो गया। अब आप ये बताइए नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? आपकी लापरवाही से हुआ, एबनॉर्मल लॉस है। गुड्स की नेचर के कारण हो, नॉर्मल लॉस है। अब जैसे मकान बनवाना है हमने, रेती आएगी या बजरी आएगी, हम उसे घर के बाहर उतरवा देते हैं। अब वो जो रेती आई है बेटा हवा से उड़ेगी, आप उस पर लेटने से तो रहे, उड़ेगी तो कैसा लॉस है? नॉर्मल लॉस है। बजरी है, बच्चे उठा के इधर उधर फेंकते रहेंगे, कैसा लॉस है? नॉर्मल लॉस है। सबसे लड़ नहीं सकते यार। अब मेरी बात आपको समझ आ गई होगी बेटा। मैंने लॉसेस पे पूरा टाइम लगाया, पहले एक मीनिंग बताया, फिर दूसरा मीनिंग, देन लॉसेस के 2 टाइप। आप इन्हें नोट कीजिए। अब मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में बताऊंगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं। आज का लास्ट टॉपिक एक्सपेंसेस और लॉसेस का डिफरेंस बेटा। देखिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिगार्डिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इनमें डिफरेंस क्या है सर? टीचर ने कभी अच्छे से डिफाइन नहीं किया, बच्चे को प्रॉब्लम है। एक्सपेंसेस क्यों होते हैं? टू जनरेट रेवेन्यू। भाई हम अगर एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो बेटा इसलिए ताकि हमें कुछ फायदा हो और हमारा माल बिके, माल को बेचने के लिए। लॉसेस नेवर हेल्प और नेवर प्रोवाइड एनी बेनिफिट। लॉसेस आपको कोई फायदा नहीं देंगे बेटा। नंबर 2, एक्सपेंसेस विलफुली, अपनी मर्जी से करते हो। अपनी मर्जी से। लॉसेस एक्सीडेंटली हो जाते हैं। हम में से कौन चाहता है कि लॉसेस हों? तो अब आपको एक्सपेंसेस और लॉसेस के बारे में भी थोड़ा सा पता लग रहा होगा बेटा। आज का जो मेरा टॉपिक था वो लगभग 6 शब्दों को क्लियर करवाने के लिए था। रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और गेन्स। इन 6 शब्दों को समझिए। बच्चे को बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है इन शब्दों में।
क्यों होती है? क्योंकि हम टीचर्स इन शब्दों को लाइटली ले लेते हैं। हम लोग एसेट्स को, लायबिलिटीज को, एक्सपेंडिचर को बहुत अच्छे से करवाते हैं, लेकिन इन शब्दों को ऐसे जनरली खड़े खड़े बोल देते हैं विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डेफिनेशन। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर शब्द का मीनिंग बहुत अच्छे से आए। अगर अब भी नहीं आया होगा आप मुझे बताइएगा, मैं रिपीट करूंगा टॉपिक को, लेकिन इन शब्दों की क्लैरिफिकेशन के बिना मैं आगे नहीं चलूंगा। तो आप इसे यहां तक नोट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। थैंक यू।